हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम न्यू के नाम से जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसकी डिमांड 1970s में स्टार्ट हो जाती है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है, इसका मीनिंग एंड जो ये प्लान है इसको कब अडॉप्ट किया गया, क्योंकि जो न्यू है ये कोई मूवमेंट नहीं थी, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई अलायंस नहीं था, ये क्या था, एक सेट ऑफ प्रपोजल था। तो जो न्यू है पहले हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, आफ्टर दैट हम इसका मीनिंग करेंगे और उसके बाद हम अडॉप्शन करेंगे। जो ये प्लान है इसको कब अडॉप्ट किया गया था, पहले हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं। जो न्यू है, न्यू की डिमांड क्यों होती है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है उसके बाद कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिलती है। जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज हैं ये न्यूली इंडिपेंडेंट होती है। तो उसके बाद ये 1950s में इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन 1970s तक ये देखती हैं कि इनमें और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनमें जो रिसोर्सेज का गैप है, इनकम है, इनइक्वालिटीज है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं। और इसके अलावा ये पॉवर्टी में, स्टारवेशन में, भूख से मर रहे हैं। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं स्पेस पर पहुंच गया, लेकिन इनकी बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हुई। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। डेवलपिंग कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन यूटिलाइज कौन कर रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज कर रही हैं। डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हर तरफ से डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। इसीलिए ही तो एक नया प्लान, एक नया प्रपोजल आता है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनकी डिमांड्स हैं कि हमको जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है इसमें चेंज चाहिए। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो पहले चल रहा था, जैसे इकोनॉमी में ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड है, टैरिफ के रूल्स है, इसको रिस्ट्रक्चर करना, न्यू बनाना ही न्यू कहलाता है। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर many countries of Asia, Africa and Latin America become independent and wide disparities prevail between the developed and the underdeveloped countries। जो ये वाइड डिस्पैरिटीज है ये सिर्फ इंक्रीज नहीं थी, ये टाइम टू टाइम, डे बाय डे इंक्रीज हो रही थी। इनका गैप वाइडन होता ही जा रहा था। डेवलप्ड कंट्री की जो डेवलपमेंट थी इसका एक कोज था एक्सप्लॉइटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री। अंडर डेवलप्ड कंट्री को एक्सप्लॉइट कर कर रिच कंट्री और भी रिच हो रही थी। इसी कंसर्न की वजह से ही जो न्यू की डिमांड है वो होती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती हैं, दे वर डिमांडेड फॉर जस्ट इकोनॉमिक रिलेशंस and wanted to change economic institutions like IMFO, United Nations Organization, World Bank, which have the hegemony of the developed countries। अब developing countries कहते हैं जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है इसको जस्ट बनाया जाए, स्मूथ बनाया जाए, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसीलिए ये चाहते हैं जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, डेवलप्ड कंट्री के हाथों की पपेट है, तो इनके इशारों पर ही नाचती हैं। तो जो ये है IMF, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक है, जो डेवलपिंग कंट्री के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करे। तो ये सब पर्पस थे जिनकी वजह से न्यूयॉर्क की डिमांड होती है। जो न्यूयॉर्क की डिमांड है इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स थे जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड को डिस्कस किया जाता था। इसमें से आता है पहले नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है उस टाइम पूरा वर्ल्ड टू ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया। एक तरफ था यूएसए एंड इसका अलायंस, नंबर 2 पर आता था यूएसएसआर एंड इसका अलायंस, और जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी
वो नहीं चाहती थी वो किसी एक ग्रुप का मेंबर बने। अगर वो किसी एक ग्रुप का मेंबर बनते तो दूसरा ग्रुप इसका एनिमी बन जाता, तो उनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि जे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहेंगी, पॉलिटिकली किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगी। तो इस तरह नैम के थ्रू जे अपनी डिमांड को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक लेकर जाते हैं। G77 ग्रुप ऑफ 77 नेशंस है, अंकटाड है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उस टाइम गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी। इसके थ्रू भी डिमांड्स थी, डिमांड इंक्रीज हो रही थी। जो गेट है, गेट को ही रिप्लेस कर WTO है 1995 में बनता है। और उसके बाद नॉर्थ साउथ डायलॉग होती है, देन साउथ साउथ डायलॉग्स होती हैं, जिसके थ्रू न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड की जाती है। तो जो न्यू है इसका मीनिंग क्या है? ये क्या था? ये कोई प्लान था जिसमें न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, जिसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्लान बताया गया था। ये कोई मूवमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एसोसिएशन नहीं थी, बल्कि ये एक प्लान और सेट ऑफ प्रपोजल था। किसके लिए? टू एंड द एग्जिस्टिंग इम्बैलेंस इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। उस टाइम एग्जिस्टिंग का मीनिंग हो गया 1970s की बात करिए। उस टाइम जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट था, जो किसकी तरफ टिल्ट था? डेवलप्ड कंट्रीज को फेवर करता था। इसको चेंज करना था। चेंज कैसे करना था? जिसमें ये कहा गया कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसके बाद डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनके मोनोपोली पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हो सके। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू अडॉप्ट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज टू मेक देम इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम फेयर, जस्ट एंड इक्विटेबल, जिसमें सबका राइट होना चाहिए। इंटरनेशनल रिसोर्सेस हैं, डेवलप्ड कंट्री की नहीं है, बल्कि अंडर डेवलपिंग नेशंस के भी हैं। अगर डेवलपिंग कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इनको एक्सप्लॉइट करने का राइट ओनली एंड ओनली डेवलप्ड कंट्रीज का नहीं हो सकता। इसीलिए ये जस्ट इक्विटेबल डिमांड कर रहे थे। तो न्यू डिमांड्स द एंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। ये कहता था जो डेवलप्ड कंट्रीज ने इंटरनेशनल लेवल पर मोनोपोली क्रिएट की हुई है, इस पे इसका कंट्रोल है वो खत्म होना चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्री का कंट्रोल था ओवर इंटरनेशनल ट्रेड पर था, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन लाइक IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन पर था, टेक्नोलॉजी पर था, जो तो स्पेस तक भी जा चुके थे। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में अभी तक एजुकेशन भी नहीं पहुंची थी। तो इस तरह ये डिमांड कर रहे थे सबके साथ इक्वल बिहेव होना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज का मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, जिनमें उनकी बेसिक नीड तो एटलीस्ट फुलफिल होनी चाहिए। इसके लिए वो ये कहते थे कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर ट्रेड हो रहा है, ट्रेड में हमारे डेवलपिंग कंट्रीज को भी शेयर मिलना चाहिए। उनकी कंट्री से रॉ मटेरियल है बहुत ही सस्ते रेट पर परचेज किया जाता था, और एसेंशियल प्रोडक्ट से डेवलपिंग कंट्री को बहुत ही हाई रेट पर सेल किए जाते थे। डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड कर रही थी टेक्नोलॉजी भी उनको ट्रांसफर होनी चाहिए, जिससे वो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है या फिर डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू प्रोडक्शन कर सके। दे आर डिमांडिंग टू end of new form of exploitation which is called the new colonialism, मीनिंग हमको अब कॉलोनी नहीं रही। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी ये इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट कैसे हुई? ओनली पॉलिटिकली, लेकिन इकोनॉमिकली वो क्या थी? वो डिपेंडेंट थी किसके ऊपर? डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, डेवलप्ड कंट्रीज की अब डेवलपिंग कंट्रीज से एक कॉलोनी बन गई थी। तो इस कॉलोनी को क्या कहा जाने लगा? न्यू कॉलोनिज्म, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसी हैं, उनको खुद ही डिटरमिन करती हैं, इसीलिए न्यू की डिमांड होती है। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ न्यू
अब हम करते हैं इसकी अडॉप्शन कि नियो को कब इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है। तो जो जिस सेट ऑफ प्रपोजल था, इट इज पुट फॉरवर्ड बाय डेवलपिंग नेशंस थ्रू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको हम अंकटाड कहते हैं। मीनिंग जो ये प्रपोजल था जो डेवलपिंग नेशंस ने यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म अंकटाड में दिया था, जिसमें कहा गया कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, इसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज का भी शेयर होना चाहिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। मीनिंग थर्ड वर्ल्ड का क्या हुआ, जो यूएसए और इसके अलायंस कंट्री थी इनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाने लगा, जो यूएसएसआर और इसके अलायंस कंट्री थी इनको सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाने लगा। एंड जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के न्यूली इंडिपेंडेंट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाने लगा। और डिस्क्रिमिनेशन किनके साथ हो रहा था, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ हो रहा था। तो 1972 में अंकटाड है, इट पब्लिश्ड अ रिपोर्ट का नाम क्या था, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट के लिए एक नई पॉलिसी, जिसमें यही कहा गया जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है इसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। इट प्रपोज टू रिफॉर्म इन ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग सिस्टम था वो किसको फेवर कर रहा था, ओनली एंड ओनली डेवलप्ड कंट्रीज को फेवर कर रहा था। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी इनके अगेंस्ट था। ये ही चाहते थे कि जो टेक्नोलॉजी है इसको बहुत ही कम कॉस्ट पर डेवलपिंग कंट्रीज को भी एक्सेस मिलना चाहिए। तो जो यह प्रपोजल है इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इसमें भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जिसको हम शॉर्ट में UNGA कहते हैं। तो दिस प्रपोजल इज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द सजेशंस ऑन May 1st, 1974 बाय कंसेंसस, मीनिंग जनरल एग्रीमेंट के थ्रू, जिसमें सभी एग्री थे, इसके थ्रू इस प्रपोजल को एक्सेप्ट है कर लिया जाता है। तो जो मेन रिकमेंडेशंस थी और बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो कौन कौन से हैं नियो के, तो फर्स्ट वन इज फुल परमानेंट सॉवरेनिटी ऑफ एवरी स्टेट ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये न्यू क्या कह रही है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन पर हर एक कंट्री की फुल परमानेंट सॉवरेनिटी है। ऑल्दो ये डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप्ड कंट्री है तो उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर किसी और कंट्री का कंट्रोल नहीं हो सकता। अगर मैं एक डेवलपिंग कंट्री हूँ, अंडर डेवलप्ड कंट्री हूँ, जैसे साउथ अफ्रीका की हम एग्जांपल लेते हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे, उसमें बहुत ज्यादा गोल्ड था जिसको क्या कर रही थी डेवलप्ड कंट्रीज एक्सट्रैक्ट कर रही थी। तो इसके लिए ये कहा गया कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं हर एक कंट्री का उसका ही फुल कंट्रोल होगा, उसकी ही सॉवरेनिटी है। अगर डेवलप्ड कंट्री है किसी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है तो उसको कंपनसेशन है वो भी देना होगा। नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग स्टेट्स एंड इम्प्रूवमेंट इन देयर इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी, साइंस की डेवलपमेंट थी, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई थी। तो इसमें यही रिकमेंड किया गया जो डेवलपिंग स्टेट्स को हमने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना है इसकी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए एंड जो उनकी अपनी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है इसको इम्प्रूव करना है। तो ये बेसिक पर्पस बन गया था। नंबर 3, रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन थे, MNC थे, वो किसके अंडर थे, डेवलप्ड कंट्रीज के अंडर थी। जे वर्ल्ड का 50% प्रोडक्शन है अपने कंट्रोल के अंडर रखती थी, यही प्रोड्यूस कर रही थी और मोर देन 700 MNC थी जिसके ऊपर कंट्रोल किसका था, डेवलप्ड कंट्रीज का, जैसे यूएसए हो गया, यूके, जर्मनी, जापान, इन कंट्रीज का ही कंट्रोल था। इसीलिए इनकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना और रेगुलेट करना बहुत जरूरी था
क्योंकि जे डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप नहीं होने दे रही थी। नेक्स्ट इज जस्ट एंड इक्विटेबल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मीनिंग जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे, रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल किसके पास था, इसके ऊपर कंट्रोल था डेवलपिंग कंट्रीज के पास। तो डेवलपिंग कंट्रीज इनको एक्सपोर्ट करती थी और ये बहुत ही सस्ते रेट पर एक्सपोर्ट कर रही थी। एंड जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थी जे कौन प्रोड्यूस कर रहा था, डेवलप कंट्रीज कर रही थी, जे बहुत हायर प्राइस पर इनको सेल कर रही थी। तो ये कहा गया कि इन पर जस्ट एंड इक्विटेबल रिलेशनशिप होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जिससे पुअर कंट्रीज हैं इनकी जितने भी इनकम है, वेल्थ है, रिच कंट्रीज क्या कर लेती हैं, एक्सप्लॉइट कर लेती हैं। नेक्स्ट इज नीड टू पुट एन एंड टू वेस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको वेस्ट करने पर कंट्रोल होना चाहिए। उस टाइम डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप कर रही थी और उस टाइम नेचुरल रिसोर्सेज को अंधाधुन यूज कर रही थी, इसीलिए वेस्टेज को खत्म करना, जिस सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई। एंड लास्ट वन इज सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज। ऑल्दो इट्स अ डेवलप्ड कंट्री और द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, सबकी इकोनॉमी की सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। इसीलिए तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस भी होती है, जिसमें इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके लिए हम पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते थे। तो जी सस्टेनेबल ग्रोथ उस टाइम 1970s में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलप कर गई, लेकिन इन्वायरमेंट है जे पोल्यूट होने लगा था, तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने लगी थी, जो ओशंस हैं इनका जो लेवल है इंक्रीज हो गया था। तो इसके साथ ही आइलैंड्स हैं जे खतरे में थे कि जो डूब ना जाए, तो इस तरह एक सस्टेनेबल ग्रोथ की डिमांड होने लगी थी। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में न्यू है इसका मीनिंग किया, इसके अडॉप्शन की, एंड नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कॉजेस फॉर द इमर्जेंस ऑफ द न्यू। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।